नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। दोस्तों आज हम फिर से क्लास शुरू करने जा रहे हैं और दोस्तों क्लास आपको मिलेगी रिकॉर्डेड क्लास, क्योंकि लाइव क्लास मैं नहीं ले पा रहा हूँ गाँव से। हाँ, ये बोर्ड वगैरह एडजस्ट मैंने किया है आपके लिए मेहनत करके, तो क्लास को रेस्पॉन्स भी अच्छा देना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। और क्लास वहीं से होगी जो हमने पीछे छोड़ी थी। बात कर रहे थे हम प्रतिरक्षा तंत्र की, और प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में ही आगे पढ़ने वाले हैं। यानी मैं आपको 62 पार्ट करवा चुका हूँ, 62 यानी 62 पार्ट मैं आपको टोटल करवा चुका हूँ, यानी 62 क्लास में आपको करवा चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं 63 नंबर क्लास की। तो जो मैंने पीछे से करवाया सीक्वेंस में, उसी तरीके से हम आगे चलने वाले हैं। लेकिन फ़र्क बस इतना है, वो रिकॉर्डेड क्लास थी, वो लाइव क्लास थी, और ये रिकॉर्डेड क्लास रहने वाली हैं। तो आपको सिर्फ पढ़ना है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो लाइव हो। कंटेंट आपको वैसा ही मिलेगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ, मैं आपको बिल्कुल फ्री में पूरा कंटेंट दूंगा साइंस का एक बार, और वो मैं आपको दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस थोड़ा कभी कभार क्या है कि थोड़ा विचलित हो जाता है व्यक्ति। तो ये मान लो मैं भी गांव आने के बाद विचलित हो गया, इसलिए मैं क्लास आपको नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब से आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी, शाम को एक क्लास रोजाना मिलेगी, बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों की। टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, क्लास को शेयर करना है और अच्छे से नोट्स बना के चलना है। तो हम बात कर रहे थे प्रतिरक्षा तंत्र की, और प्रतिरक्षा तंत्र को ही आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखो, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैंने आपको प्रतिरक्षा तंत्र क्या होती है ये बताई थी। प्रतिरक्षा क्या किसे कहा जाता है ये बात मैंने बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था जो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसका कार्यकर्ता कौन है। हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र का काम कौन करता है दोस्तों? WBC करता है। कौन करता है? WBC करता है। और फिर हमने स्टार्ट किया था WBC को। किसको स्टार्ट किया था? WBC को स्टार्ट किया था। यानी थोड़ा टाइम बीच में निकल गया है, इसलिए मतलब मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करवा रहा हूं कि किस प्रकार से हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा था, फिर हमने प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ा था। और प्रतिरक्षा तंत्र का हमारे शरीर में काम कौन करता है? WBC करता है। और हम बात कर रहे थे WBC की, और मैंने आपको बताया था कि WBC 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है कणिका युक्त, एक तो होती है कणिका युक्त WBC, है ना। और दूसरी मैंने आपको बताई थी कणिका रहित WBC। कणिका रहित WBC बताया था ना मैंने। 2 पार्ट मैंने आपको बताए थे, और ये पार्ट हम कर चुके थे। इस पार्ट में दोस्तों न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, इयोसिनोफिल हो गया, यानी 3 प्रकार की कोशिकाएं इसमें हमने पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी न्यूट्रोफिल, क्या पढ़ी थी? न्यूट्रोफिल पढ़ी थी। दूसरी हमने पढ़ी थी इयोसिनोफिल। कौन सी पढ़ी थी? इयोसिनोफिल पढ़ी थी। और तीसरी हमने पढ़ी थी बेसोफिल। कौन सी पढ़ी थी? बेसोफिल पढ़ी थी, है ना। ये 3 कोशिकाएं हमने पढ़ी थी किसके अंदर? इस कणिका युक्त कोशिका के अंदर। आज हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? आज हम कणिका रहित WBC के बारे में चर्चा करने वाले हैं, है ना। मैंने क्या बताया? सबसे पहले प्रतिरक्षा पढ़ा, उसके बाद हमने प्रतिरक्षा की परिभाषा पढ़ने के बाद हमने प्रतिरक्षा तंत्र को स्टार्ट किया था। और हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का काम कौन कर रहा था? WBC कर रही थी। WBC के 2 पार्ट होते हैं, इसमें से हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं 62 नंबर क्लास तक, यानी 62 नंबर क्लास तक। आज हम 63 नंबर क्लास में बात करने वाले हैं कणिका रहित WBC की। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगा सकते हो, कणिका रहित WBC, कणिका रहित WBC, है ना। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रतिरक्षा तंत्र का, और इंटरेस्ट लेके ही आपको पढ़ना है। बात करते हैं कणिका रहित WBC, कणिका रहित WBC की। यानी जिस कोशिका के अंदर क्या नहीं होता? जिस कोशिका के अंदर क्या नहीं पाया जाता? जो कणिका नहीं पाई जाती, क्या नहीं पाई जाती? कणिका नहीं पाई जाती, उसको बोलते हैं कणिका रहित WBC। क्या बोलते हैं? कणिका रहित WBC। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती हैं? इनके अंदर कणिका नहीं पाई जाती। इनके अंदर क्या नहीं पाई जाती हैं? कणिका नहीं पाई जाती हैं। कणिका नहीं पाई जाती हैं। ध्यान रखने वाली बात है, क्या नहीं पाई जाती हैं? कणिका नहीं पाई जाती हैं, है ना। कणिका नहीं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कणिका रहित WBC। क्या बोलते हैं? कणिका रहित WBC, है ना। अब बात करते हैं, ये जो कणिका रहित WBC होती है, इनका निर्माण कहाँ पर होता है? इनका निर्माण कहाँ पर होता है? इनका जो निर्माण होता है वो होता है प्लीहा। कहाँ होता है? प्लीहा व लसिका में होता है। कहाँ होता है?
प्लीहा व लसिका में इनका निर्माण होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि कणिका रहित WBC का निर्माण कहां पर होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, प्लीहा व लसिका। क्या उत्तर होगा, प्लीहा व लसिका उत्तर होगा बाबू, ध्यान रखना है आपको अच्छे से। वे कोशिकाएं जिनके अंदर क्या नहीं पाई जाती, कणिका नहीं पाई जाती, उनको बोलते हैं कणिका रहित कोशिकाएं, है ना। निर्माण प्लीहा और लसिका में होता है। अब ये कौन कौन सी होती हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं, वो हमें चर्चा करनी है दोस्तों। सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी सादी बात है, ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक का नाम है मोनोसाइट, पहली का क्या नाम है, मोनोसाइट। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है और बिल्कुल सीधा साधा टॉपिक है, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है आपको समझना, क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं तो ये टॉपिक आपको याद नहीं हो पाएगा। समझने वाला एक टॉपिक है ये। पहले का नाम मोनोसाइट है, दूसरे का नाम है लिम्फोसाइट। दूसरे का क्या नाम है, लिम्फोसाइट, ध्यान रखना। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने ये बताया कि कणिका रहित WBC 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जिस प्रकार से कणिका युक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, उसी प्रकार से ये कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है मोनोसाइट, दूसरी का नाम है लिम्फोसाइट। अब बात करते हैं सबसे पहले मोनोसाइट के बारे में। किसके बारे में, सबसे पहले मोनोसाइट के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आप अपनी हेडिंग लगा सकते हैं, मोनोसाइट। किसके बारे में चर्चा करेंगे, मोनोसाइट के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। चलिए मोनोसाइट ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट चलिए मोनोसाइट की अगर चर्चा करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो मोनोसाइट में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे बड़े आकार की WBC कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है। सबसे बड़े आकार की WBC, सबसे बड़े आकार की WBC, बड़े आकार की WBC कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है। सबसे बड़े आकार की WBC मोनोसाइट होती है, यानी सबसे बड़ी कौन सी कोशिका होती है, WBC कोशिका ये मोनोसाइट होती है। कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है। अब खास बात ये है, इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब ये सक्रिय रूप में आ जाती है, किस रूप में, जब ये एक्टिवेट हो जाती है, जब ये सक्रिय रूप में आ जाती है, तो सक्रिय रूप में ये कोशिका झिल्ली को भी पार कर जाती है। क्या कर जाती है, कोशिका झिल्ली को भी पार कर जाती है, कोशिका झिल्ली को भी पार कर जाती है। अब इस बात को समझना है, पार कर जाती है, इस बात को समझना है, कैसे पार करती है समझना है इस बात को, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका का केंद्रक हो गया, है ना, ये हमारा जीव द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य हो गया, है ना, और इसके चारों ओर इस प्रकार से जो खोल पाया जाता है, उस खोल को क्या बोलते हैं, इस खोल को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं भाई, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, है ना, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब जो कोशिकाएं होती हैं ना, कोशिकाएं मतलब जो WBC कोशिकाएं होती हैं, वो हमारे शरीर में क्या करती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, रोगों से लड़ती हैं। इस कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है, इस कोशिका के अंदर यहाँ पर पाई जाती है WBC। क्या पाई जाती है, WBC। और WBC कई प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, उसमें एक तो है न्यूट्रोफिल, एक है इयोसिनोफिल, एक है बेसोफिल। और अब बात आती है मोनोसाइट की। किसकी बात आती है, मोनोसाइट की। तो ये मोनोसाइट क्या काम करती है, मोनोसाइट इस अंदर वाली कोशिका के भाग को तो सुरक्षा प्रदान करती ही करती है, लेकिन ये कोशिका मान लो मोनोसाइट है, ये क्या है, मान लो मोनोसाइट है, और जब ये कोशिका बीमार हो जाती है तो ये जो मोनोसाइट है, ये इस कोशिका झिल्ली को पार करके इसके चारों ओर भी क्या कर देती है, रक्षा आवरण बना देती है। क्या बना देती है, रक्षा आवरण बना देती है। मेरी बात शायद आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमारे ये मान लो कोई कोशिका थी और इस कोशिका के अंदर बहुत सारी WBC पाई जाती हैं, और उसमें से जो मोनोसाइट है ना, वो क्या करती है, वो अंदर की कोशिका के भागों को तो सुरक्षा प्रदान करती ही करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये कोशिका झिल्ली को पार करके इसके चारों ओर भी आवरण बना लेती है, जिससे इस पूरी कोशिका की क्या हो जाती है, रक्षा हो जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को पार करना। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को पार करना। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है मेरे दोस्त कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसको पार करने वाली कोशिका का WBC का नाम बताइए, तो उसका नाम क्या है, मोनोसाइट। मोनोसाइट एक ऐसी WBC होती है जो कोशिका झिल्ली को भी क्या कर जाती है, पार कर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं इस मोनोसाइट के बारे में। खास बात यह है कि ये वृहद भक्षकाणु की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, वृहद भक्षकाणु।
वृहत बक्सकाणु की तरह काम करती है। वृहत बक्सकाणु का मतलब होता है मैक्रोफेजेज। क्या होता है? मैक्रोफेजेज। ये इंपॉर्टेंट बात है। मैक्रोफेजेज, मैक्रोफेजेज की तरह काम करती है, अब समझना इसका मतलब, वृहत का मतलब अधिक, बड़ा या ज्यादा, एक ही बात है ना। वृहत का मतलब बड़ा, ज्यादा। बक्सकाणु का मतलब रोगाणुओं को नष्ट करना। बक्सकाणु का मतलब क्या होता है? रोगाणुओं को नष्ट करना। यानी कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा रोगाणुओं को नष्ट करती है। सबसे ज्यादा रोगाणुओं को क्या करती है? नष्ट करती है। सबसे ज्यादा रोगाणुओं का क्या करती है? भक्षण करती है। ये क्या करती है? उसको नष्ट कर देती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वृहत बक्सकाणु कोशिका कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्त जेल प्रहरी के अंदर कि वृहत बक्सकाणु की तरह काम करने वाली निम्न में से कोशिका कौन सी है? तो उसमें ऑप्शन था न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल, और एक था मोनोसाइट। तो बहुत सारे बच्चे इसमें घूम गए थे इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कौन सी वृहत को बक्सकाणु की तरह काम कौन सी कोशिका करती है? मोनोसाइट करती है। कौन सी करती है? मोनोसाइट करती है। ध्यान रखना है ना, मोनोसाइट करती है। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताने जा रहा हूं। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं वो सारी बात इंपॉर्टेंट है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको याद नहीं करना है। सभी के सभी पॉइंट याद करने हैं। और दोस्तों मुझे नहीं पता मेरा पढ़ाने का वे कैसा है, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरा दम लगाता हूं, मैं पूरी तैयारी करता हूं हर चीज़ की, एक एक पॉइंट की। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, और इसी प्रकार से मैं आपके लिए क्या करता हूँ? नोट्स तैयार करता हूँ और इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब वो आपकी मर्जी है, आप मुझे अच्छे से बता सकते हैं मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे में क्या कमी है, वो सब कुछ आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों ये जो मोनोसाइट होती है ना, मोनोसाइट, वो न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर के, किसके साथ मिलकर के? न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर, न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर, न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर, न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर ये क्या करती है? न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर संक्रमण के विरुद्ध प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति का निर्माण करती है। मिलकर संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति का निर्माण करती है। प्रथम पंक्ति का निर्माण करती है। समझना इस बात को, निर्माण करती है। अब समझना इस बात को, देखो मान लो भाई ये कोई कोशिका है, ठीक है, ये मान लो कोई कोशिका है और ये हमारा इस प्रकार से कोशिका द्रव्य है, यहाँ पर क्या है? केंद्रक है, और ये हमारी क्या है? कोशिका झिल्ली है। मान लो ये कोशिका झिल्ली है। अब यहाँ पर क्या है? ये मान लो हमारी मोनोसाइट है, और यहाँ पर क्या है? ये न्यूट्रोफिल है। क्या है? ये मोनोसाइट है और ये न्यूट्रोफिल है, मान लो। अब क्या करते हैं ये दोनों आपस में मिलकर के, आपको मैंने बताया था कि ये मोनोसाइट ऐसी कोशिका होती है जो क्या कर सकती है? इस कोशिका झिल्ली को भी पार कर सकती है और बाहर क्या कर लेती है? आवरण बना लेती है। मैंने बताई थी ना ये बात पहले, तो ध्यान रखना। ये मोनोसाइट इस न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर के, मोनोसाइट न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर के दोनों बाहर आ जाती हैं और यहां पर संक्रमण के विरुद्ध यानी रोग कारक के प्रति क्या बना लेती हैं? प्रथम पंक्ति बना लेती हैं। अब मान लो ये कोई रोगाणु है, क्या है? ये मान लो कोई रोगाणु है यानी रोग पैदा करने वाला जीव है, ये यहां पर आता है तो सबसे पहले कहां पर टकराएगा? ये इसी पंक्ति से टकराएगा। कहने का मतलब ये मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों मिलकर के क्या कर लेते हैं? अपने सैनिक खड़े कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपने सैनिक खड़े कर देते हैं। और जो भी रोगाणु बाहर से आता है इस कोशिका के अंदर जाने के लिए, इस कोशिका के अंदर जाने के लिए कोई भी बाहर से रोगाणु आता है वो सबसे पहले किससे मिलता है? इसे मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल की पंक्ति से मिलता है। तो ध्यान रखना, न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर के मोनोसाइट क्या करती है? प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति का निर्माण करती है संक्रमण के विरुद्ध। संक्रमण का मतलब रोगाणु के विरुद्ध, रोगाणु को रोकने के लिए प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति का निर्माण किस के द्वारा होता है? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों के द्वारा। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों मिलकर के क्या करते हैं? ये पहली पंक्ति का निर्माण करती हैं। तो बता दीजिए आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई? अगर ये बात आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी चैनल के ऊपर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। कमेंट करने में आप बिल्कुल भी शर्म नहीं किया करें। कमेंट करने से अगर आप कमेंट करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है, लेकिन कमेंट करना अच्छा है ना, तभी मोटिवेशन मिलेगा। तो ये बातें थी मोनोसाइट के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करने वाले हैं दूसरे पार्ट की। मैंने बताया था ना कि जो WBC होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है
कणिका युक्त कोशिका, उसमें हमने 3 पढ़ी थी, और फिर हमने स्टार्ट किया था कणिका रहित कोशिका के बारे में। और कणिका रहित भी 2 प्रकार की थी, पहली थी मोनोसाइट और दूसरी का नाम मैंने आपको बताया था लिम्फोसाइट। दूसरी का नाम मैंने क्या बताया था आपको? लिम्फोसाइट बताया था। क्या बताया था? लिम्फोसाइट, है ना। दूसरी का नाम है लिम्फोसाइट। अब बात करने वाले हैं लिम्फोसाइट के बारे में। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। ये फिल लास्ट में आ रहा है ना, इसका मतलब तो ये क्या है? पहले की हैं, यानी कणिका युक्त हैं। और जिसके अंदर लास्ट में साइट नाम आ रहा है, ये क्या है? कणिका रहित हैं। क्या है? कणिका रहित हैं, ध्यान रखना। अब चलिए बात करते हैं लिम्फोसाइट की। इसे लसीकाणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लसीकाणु भी कहा जाता है। पहली बात, इसे लसीकाणु भी कहा जाता है। इसे लसीकाणु भी कहा जाता है। 1 नंबर बात है, ध्यान रखनी अच्छे से, इसे लसीकाणु के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि ये जो होती है ना, ये WBC, ये गोल आकार की होती है, ये गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार। ये गोलाकार WBC है, ये गोलाकार WBC है। और दोस्तों खास बात यह है कि इसका जो केंद्रक होता है, इसका जो केंद्रक होता है, इसका केंद्रक वो कैसा होता है? इसका केंद्रक अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है। इसका केंद्रक अंडाकार होता है। इसका केंद्रक अंडाकार होता है। और दोस्तों इससे पहले मैंने आपको मोनोसाइट बताई थी ना, मोनोसाइट के बारे में आप बात लिख लो। मोनोसाइट जो है, मोनोसाइट का जो केंद्रक होता है वो सेम के बीज की तरह होता है। किस प्रकार का होता है? सेम के बीज के आकार का। सेम के बीज के आकार का। सेम के बीज के आकार का क्या होता है? मोनोसाइट का केंद्रक होता है। सेम का बीज बोले तो आम की गुठली जैसा, आम के बीज जैसा, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से सेम का बीज होता है। तो सेम के बीज की तरह क्या होता है? मोनोसाइट का केंद्रक होता है। और दोस्तों इस लिम्फोसाइट का जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है। और अंडाकार होता है इसका केंद्रक, लेकिन खुद क्या होती है? खुद ये गोल होती है। खुद क्या होती है? गोल होती है। 3 बातें मैंने आपको लिम्फोसाइट के बारे में बता दी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खास बात यह है कि जो लिम्फोसाइट होती है, इसका मुख्य काम क्या है? लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य क्या है? लिम्फोसाइट हमारे शरीर में क्या काम करती है? इसका कार्य क्या है? तो इंपॉर्टेंट काम इन्हीं का है। ये प्रतिरक्षी का काम करती है। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी निर्माण का काम करती हैं। एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी बोले तो एंटीबॉडी का क्या करती हैं बाबू? निर्माण करते हैं। एंटीबॉडी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिकाओं के द्वारा होता है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? आपका आंसर क्या रहेगा? लिम्फोसाइट। क्या उत्तर रहेगा? लिम्फोसाइट आपका उत्तर रहेगा। तो 4 बातें ध्यान रखनी है आपको। लसीकाणु भी इसको कहा जाता है। गोलाकार ये WBC होती है। इसका केंद्रक अंडाकार होता है। और ये क्या करती है? प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का निर्माण करती है। क्या करती है? प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का निर्माण करती है। चलिए अब बात करते हैं कितने प्रकार की होती है बाबू? ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? ये अपने आप में 2 प्रकार की होती है। इसके कितने प्रकार हैं बाबू? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक का नाम है बी लिम्फोसाइट कोशिका, बी लिम्फोसाइट, है ना, बी लसीकाणु या फिर बी लिम्फोसाइट। और दूसरी का नाम है बाबू टी लिम्फोसाइट। क्या नाम है? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, बी और टी। अब इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे बी लिम्फोसाइट के बारे में और फिर बात करेंगे हम टी लिम्फोसाइट के बारे में। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको एक बार कुछ दिनों के लिए, जब तक लॉकडाउन नहीं हटता तब तक मैं आपको नोट्स नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर नोट्स नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए आप थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा मैं। जैसे ही मैं वापस जाऊंगा तो मैं आपको नोट्स वगैरह सारी दे दूंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वापस से लाइव क्लास शुरू कर देंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या साथ साथ में लिख सकते हो, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए इसलिए। लेकिन क्लास को उसी तरीके से प्यार देना है, क्योंकि आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। मैं इस दुनिया में कुछ भी नहीं हूँ आपके बिना। अगर आपका साथ रहा तो दोस्तों साइंस में आपकी ऐसी करवा दूंगा कि आपको साइंस और कहीं पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये मैं गारंटी लेता हूँ आपकी। हाँ, देख सकते हो किसी भी पार्ट में मैंने आपसे कोई गुस्ताखी करने की कोशिश की हो, कभी भी मैंने जी चुराने की कोशिश की हो, या कभी भी मैंने आपको
कम टॉपिक पढ़ाया हो या गहराई से नहीं पढ़ाया हो तो मेरे को बोल सकते हो, उसका जिम्मेवार मैं हूं। पूरी गहराई से पढ़ाऊंगा, पूरे दिल से पढ़ाऊंगा, पूरे मन से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा दोस्त। बार बार मैं आपको बोलता हूं, आपका भाई कम से कम पिछले 3 महीनों से कोशिश कर रहा है इस चैनल के लिए, लेकिन अभी तक चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ, यानी अभी तक इसके ऊपर ऐड भी नहीं आने लगे हैं। अब आप सोच के देखो कितनी मेहनत करने के बाद लगभग मैं आपको 120 वीडियो दे चुका हूं और 120 वीडियो में से किसी के ऊपर 300 से 400 से ऊपर व्यू नहीं है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरे दोस्त कि आप वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। अगर आप चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है ना, आप चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा अपना चैनल इसको मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट के बारे में, और लिम्फोसाइट की बात करें तो पहली लिम्फोसाइट कौन सी है? बी लिम्फोसाइट। सबसे पहले बात करते हैं बी लिम्फोसाइट की। किसकी बात करते हैं? बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं। बी लिम्फोसाइट कोशिका कौन सी होती है और क्या काम करती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बी लिम्फोसाइट के अगर बारे में बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहां पर होती है और इसका परिपक्वन कहां पर होता है, ध्यान रखना। बी लिम्फोसाइट कोशिका की उत्पत्ति कहां पर होती है, यानी ये उत्पन्न कहां पर होती है? इसकी उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा में। कहां पर होती है? अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा के बारे में मैंने आपको बता रखा है। मान लो ये हड्डी है हमारी, ये क्या है? हड्डी। और हड्डी के अंदर पाया जाने वाला जो तरल पदार्थ होता है इस प्रकार से, उसको कहा जाता है अस्थि मज्जा। क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा कहा जाता है। और उसी अस्थि मज्जा में इस बी लिम्फोसाइट की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। और इसका परिपक्वन बोले तो ये परिपक्व यानी मेच्योर कहां पर होती है? ये मेच्योर भी अस्थि मज्जा में ही होती है। कहां पर होती है? इसका परिपक्वन भी अस्थि मज्जा में ही होता है। इसी भाग में इसका क्या होता है? परिपक्वन होता है। यहीं पर बनती है, यहीं पर बड़ी होती है और यहीं पर परिपक्व होती है अस्थि मज्जा में। कहां पर? अस्थि मज्जा में। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, इसके बारे में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वैसे क्वेश्चन ये भी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस कोशिका का दूसरा नाम है। ये इस कोशिका का दूसरा नाम है, वो आपको ध्यान रखना है। इसे ह्यूमरल मध्यवर्ती कोशिका या फिर प्रतिरक्षा यानी HMI कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? HMI कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी इसको ह्यूमरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा यानी HMI कहा जाता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से HMI किसे कहा जाता है? तो ह्यूमरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा। ह्यूमरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा किसको कहा जाता है? इसी बी लिम्फोसाइट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इसी बी लिम्फोसाइट को कहा जाता है ह्यूमरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा। बस इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है बी लिम्फोसाइट के बारे में। वैसे मैं आपको बी लिम्फोसाइट के बारे में आगे और करवाऊंगा, वो मैं आपको आगे क्यों करवाऊंगा उसका कारण मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिरक्षा के प्रकार, है ना, कोशिका के प्रकार पढ़ रहे हैं। जब हम प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको एक बार फिर से ये करवाऊंगा, तब मैं आपको और डिटेल बताऊंगा इसकी, लेकिन वो बाद की बात है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करने वाले हैं 2 नंबर टी लिम्फोसाइट की। किसकी बात करने वाले हैं? टी लिम्फोसाइट की बात करने वाले हैं। टी लिम्फोसाइट क्या होती है? देखिए ध्यान से। टी लिम्फोसाइट, सबसे पहले वही बात इसमें ध्यान रखनी है, इसकी उत्पत्ति कहां पर होती है, इसकी उत्पत्ति कहां पर होती है और इसका परिपक्वन कहां पर होता है। इसकी उत्पत्ति कहां पर होती है और इसका परिपक्वन कहां पर होता है। तो ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो अस्थि मज्जा में होती है। कहां पर होती है? अस्थि मज्जा में। यानी कहने का मतलब बी और टी दोनों कोशिकाएं कहां पर बनती हैं? अस्थि मज्जा में बनती हैं। लेकिन ध्यान रखना, बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन तो अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट का जो परिपक्वन होता है वो कहां पर होता है? थाइमस ग्रंथि में। कहां पर होता है बाबू? थाइमस ग्रंथि में होता है। कहां पर होता है? थाइमस ग्रंथि में होता है। ध्यान रखना, थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि के बारे में आपको बहुत सारी डिटेल पीछे बता चुका हूं। थाइमस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम होता है थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन भाई? थाइमोसिन हार्मोन। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। थाइमोसिन हार्मोन, इस थाइमस ग्रंथि को बाल्या ग्रंथि भी कहा जाता है। बाल्या ग्रंथि क्यों कहा जाता है बेटा ब्रो? क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है ये बालक अवस्था में ही उत्पन्न होती है, उसके बाद ये विलुप्त हो जाती है, इसीलिए इस ग्रंथि को बाल्या ग्रंथि भी कहते हैं। और उसी बाल्या ग्रंथि यानी थाइमस ग्रंथि के अंदर इस टी लिम्फोसाइट कोशिका का परिपक्वन होता है। क्या होता है?
परिपक्वन होता है, ये परिपक्व होती है कहां पर, थाइमस ग्रंथि के अंदर। कहां पर होती है, थाइमस ग्रंथि के अंदर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसे क्या कहा जाता है, जिस प्रकार से बी लिम्फोसाइट को ह्यूमरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा कहा जाता है, तो इसको भी तो कहा जाता होगा कुछ ना कुछ, बिल्कुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे मध्यवर्ती प्रतिरक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्यवर्ती प्रतिरक्षा। मध्यवर्ती प्रतिरक्षा बोले तो CMI क्या कहा जाता है, CMI कहा जाता है। ध्यान रखना, HMI तो किसे कहा जाता है, बी लिम्फोसाइट को, और CMI किसे कहा जाता है, CMI कहा जाता है मध्यवर्ती प्रतिरक्षा को। किसको कहा जाता है, मध्यवर्ती प्रतिरक्षा को कहा जाता है। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमें क्या क्या और पढ़ना है। चलिए, क्योंकि अगर इस प्रकार से हम पढ़ते चलेंगे ना, तो हमें पीछे का भी साथ साथ पता चलता जाएगा कि हमने क्या पढ़ लिया, हमें क्या पढ़ना है। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ लिया और क्या हमें पढ़ना है और क्या हमने नहीं पढ़ा, तब तक हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। तो दोस्तों, हमने बात स्टार्ट की थी प्रतिरक्षा तंत्र से। प्रतिरक्षा तंत्र से हमने बात स्टार्ट की थी, और सबसे पहले हमने बात की थी प्रतिरक्षा की। प्रतिरक्षा की परिभाषा हमने पढ़ी थी, प्रतिरक्षा किसे कहा जाता है, ये हमने बात पढ़ी थी, पढ़ ली थी, प्रतिरक्षा किसे कहा जाता है। फिर हमने बात की थी बाबू कि ये जो प्रतिरक्षा की परिभाषा पढ़ने के बाद प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, उसको हम प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। अब बात आती है कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता कौन है, WBC करती है। कौन करती है, WBC। फिर हमने WBC के बारे में बातें पढ़ी थी, अभी अभी हमने खत्म की हैं। इतना टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम वहीं वापस चलते हैं जहां से हमने पार्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने चैप्टर स्टार्ट इस प्रतिरक्षा से किया था, तो हम बात करने वाले हैं इसी प्रतिरक्षा के बारे में, और अब हम बात करने वाले हैं प्रकार के बारे में। यानी अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा का प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा का प्रकार पढ़ेंगे। बाबू ध्यान रखना अच्छे से, प्रतिरक्षा की परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं, प्रतिरक्षा के प्रकार अब पढ़ लेंगे। प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में थोड़ी सी बात पढ़ चुके हैं, और प्रतिरक्षा तंत्र का काम कौन करता है, WBC करता है, ये बात हम अभी अभी पढ़ ली। एक बार फिर से हम प्रतिरक्षा के प्रकार पढ़ेंगे, और फिर हम प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा टॉपिक ये आगे चलेगा। अब हम बात करने वाले हैं प्रतिरक्षा के प्रकार। प्रतिरक्षा के प्रकार, प्रतिरक्षा के प्रकार समझना ध्यान से। प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है दोस्तों, टॉपिक दो अलग अलग हैं। एक तो है प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार का है, और एक पार्ट है प्रतिरक्षा कितने प्रकार की है। तो प्रतिरक्षा अलग बात है और प्रतिरक्षा तंत्र अलग बात है। प्रतिरक्षा क्या होती है, हमारे शरीर को, हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है, प्रतिरक्षा होती है। और हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए पाया जाने वाला तंत्र क्या कहलाता है, प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र की बात बाद में करेंगे, पहले प्रतिरक्षा की बात करते हैं। प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। सबसे पहली का नाम है प्राकृतिक प्रतिरक्षा, या फिर जन्मजात प्रतिरक्षा, या फिर सहज प्रतिरक्षा। क्या नाम है, सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा या फिर जन्मजात प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा या फिर जन्मजात प्रतिरक्षा, यानी जो हमें जन्म से मिलती है उस प्रतिरक्षा को कहा जाता है जन्मजात प्रतिरक्षा। क्या कहा जाता है, जन्मजात प्रतिरक्षा कहा जाता है बच्चों, ध्यान रखना अच्छे से। दूसरी बात है अर्जित प्रतिरक्षा। कौन सी प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा। कौन सी प्रतिरक्षा, वही अर्जित प्रतिरक्षा। अर्जित का मतलब ग्रहण की हुई, यानी हम जन्म से जो प्रतिरक्षा नए लेके आए और फिर हम बाहर आने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद हमारे शरीर में कोई ना कोई प्रतिरक्षा आ जाए, उसको बोलते हैं अर्जित की हुई प्रतिरक्षा। इन दोनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सहज प्रतिरक्षा की या फिर जन्मजात प्रतिरक्षा की। सहज प्रतिरक्षा की या फिर जन्मजात प्रतिरक्षा की, यानी ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, जन्म से प्राप्त होती है, जन्म से प्राप्त होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सहज प्रतिरक्षा या फिर जन्मजात प्रतिरक्षा बोलते हैं।
है ना। जैसे अगर बात करें हमें कौन कौन सी ऐसी प्रतिरक्षा है जो हमें जन्मजात मिलती है, ऐसी कौन सी प्रतिरक्षा है जो हमें जन्मजात मिलती है? एक तो मिलती है दोस्तों बक्ष्काणु कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? बक्ष्काणु प्रतिरक्षा, बक्ष्काणु प्रतिरक्षा। अब बक्ष्काणु प्रतिरक्षा कौन कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। अभी अभी मैंने बताया था ना आपको, मोनोसाइट बक्ष्काणु की तरह काम करती हैं। तो वो जो कोशिकाएं होती हैं वो हमें जन्मजात मिलती हैं। क्या मिलती हैं? जन्मजात मिलती हैं। एक मिनट भाई, वो हमें क्या मिलती हैं? जन्मजात मिलती हैं। क्या मिलती हैं? जन्मजात मिलती हैं, है ना। जन्मजात मिलती हैं, ध्यान रखना, जन्मजात मिलती हैं। एक मिनट भाई, है ना, जन्मजात मिलती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इससे आगे देखिए, ये जन्मजात मिलती हैं बक्ष्काणु प्रतिरक्षा, जैसे मोनोसाइट हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया। इसी के साथ साथ जो लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम, अगर लाइसोजाइम की अगर हम बात करते हैं तो लाइसोजाइम भी हमें क्या प्राप्त होता है? जन्म से प्राप्त होता है। जब हम जन्म लेते हैं तब हमें लाइसोजाइम प्राप्त होता है, और ये हमें नेत्र की सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा करता है? नेत्र की सुरक्षा करता है, हमारी आंख की सुरक्षा करता है। नेत्र यानी आंख की सुरक्षा करता है, ध्यान रखना है आपको, लाइसोजाइम, है ना। तो ये हमारी होती है सहज प्रतिरक्षा, जो हमें कहां से मिलती हैं? हमें जन्म से ही मिलती है, हमारी माँ के दूध से मिलती हैं। हमारी माँ का जो प्लेनसेटा होता है ना, प्लेनसेटा, वहीं से मिल जाती हैं। क्या मिल जाती है? प्लेनसेटा से मिल जाती हैं। भ्रूण, जब हमारा जो भ्रूण बन रहा होता है, उस भ्रूण बनते टाइम ही हमें ये प्रतिरक्षाएं प्राप्त हो जाती हैं। उसको बोलते हैं सहज प्रतिरक्षाएं। क्या बोलते हैं? सहज प्रतिरक्षाएं बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं किसकी? अगली बात हम करने वाले हैं किसकी? अर्जित प्रतिरक्षा की। किसकी बात करने वाले हैं? अर्जित प्रतिरक्षा की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? अर्जित प्रतिरक्षा की बात करने वाले हैं। 2 नंबर है अर्जित प्रतिरक्षा। अर्जित प्रतिरक्षा ध्यान से समझना। अर्जित प्रतिरक्षा वो होती है जो जन्म के बाद मिलती है, जो जन्म के बाद बाहर से मिलती है, बाहर से मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्जित प्रतिरक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्जित प्रतिरक्षा बोलते हैं। यानी जन्म के बाद बाहर से जो मिलती है उसे हम बोलते हैं अर्जित प्रतिरक्षा। अब जैसे वो हमें कहाँ से मिल सकती है? वो हमें कहाँ से मिल सकती है? जैसे हम कोई इंजेक्शन लेते हैं, कोई वैक्सीन लेते हैं, कोई बाहर से एंटीबॉडी लेते हैं या वैक्सीन लेते हैं, वो एक प्रकार की अर्जित प्रतिरक्षा होती है। जैसे अगर हम बात करें, कोई वैक्सीन हो गया, वैक्सीन यानी टिक्का, जो हम टिक्का लगवाते हैं, टिटेनस का टिक्का हो गया, है ना, पोलियो का टिक्का हो गया, लगवाते हैं ना, हेपेटाइटिस का टिक्का हो गया, वो क्या होती हैं? वो हमारी अर्जित प्रतिरक्षा होती हैं। वो हमें जन्म से नहीं मिलती, वो जन्म लेने के बाद हमें मिलती हैं, इंजेक्शन के द्वारा मिलती हैं, उसको बोलते हैं अर्जित प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं? अर्जित प्रतिरक्षा बोलते हैं। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगली बात करते हैं। ये अर्जित प्रतिरक्षा भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है प्राकृतिक अर्जित प्रतिरक्षा, एक होती है प्राकृतिक अर्जित प्रतिरक्षा, प्राकृतिक अर्जित प्रतिरक्षा, प्राकृतिक अर्जित प्रतिरक्षा, और दूसरी का नाम होता है कृत्रिम अर्जित प्रतिरक्षा। कृत्रिम अर्जित प्रतिरक्षा, है ना, 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक अर्जित प्रतिरक्षा और कृत्रिम अर्जित प्रतिरक्षा। सबसे पहले प्राकृतिक की बात करते हैं। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? देखो, अर्जित प्रतिरक्षा तो है, मिलेगी तो बाद में, जन्म से तो हमें मिलेगी नहीं, लेकिन प्रकृति से मिलेगी। हमें कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ेगा, फिर भी हमें क्या मिल जाती है? प्रकृति भी हमें क्या करती है? प्रतिरक्षा देती है। और कौन सी प्रतिरक्षा देती है वो ध्यान से समझना। आपने देखा होगा जिस व्यक्ति के खसरा रोग हो जाता है, खसरा, जिस व्यक्ति के चेचक रोग हो जाता है, जिस व्यक्ति के चेचक रोग हो जाता है, जिस व्यक्ति के चेचक रोग हो जाता है, जिस व्यक्ति के खसरा हो जाता है, उसके केवल और केवल ये एक बार ही होता है। क्या होता है? एक बार ही होता है, एक बार ही होता है, जीवन में दोबारा नहीं होता, जीवन में दोबारा नहीं होता। अब देखो, समझो इसको। जैसे मान लो कोई व्यक्ति था, ये कोई व्यक्ति था, सुंदर सा व्यक्ति, देखो आपके सामने मैंने बना दिया, ये सुंदर सा व्यक्ति था। ये मान लो कोई व्यक्ति था और इस व्यक्ति के खसरा रोग हो गया, खसरा रोग हो गया। अब देखो ध्यान से, अब इसके खसरा रोग हो गया, तो इसको खसरा रोग होने के तुरंत बाद इसको एक प्रतिरक्षा प्राप्त हो गई,
प्रतिरक्षा प्राप्त हो गई। अब देखो, इसको खसरा रोग की जो प्रतिरक्षा है वो जन्म से प्राप्त नहीं हुई थी। अगर जन्म से प्राप्त होती तो इसकी ये खसरा रोग होता ही नहीं। इसको जन्म से प्राप्त नहीं हुई, लेकिन ये खसरा रोग होने के बाद इसको खसरा से संबंधित प्रतिरक्षा प्राप्त हो गई। फिर ये जीवन में दोबारा कभी भी खसरा रोग नहीं हुआ। इसका मतलब खसरा के प्रति इसको प्रतिरक्षा प्राप्त हुई है और इसने खसरा का कोई टिक्का वगैरह नहीं लगवाया था। इसको कहां से प्राप्त हुई? प्रकृति से प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई? प्रकृति से प्राप्त हुई। यानी कहने का मतलब जिस व्यक्ति के खसरा एक बार हो जाता है उसकी दोबारा जिंदगी में खसरा नहीं होता। इसका मतलब खसरा क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको प्रतिरक्षा प्राप्त हो चुकी है, प्राप्त हुई है, इसलिए इसको अर्जित बोलेंगे। और कहां से प्राप्त हुई है? प्रकृति से प्राप्त हुई है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक अर्जित प्रतिरक्षा बोलेंगे। ध्यान रखना, अच्छे से आपको ये बातें याद रखनी है। इसी प्रकार से बात करते हैं किसकी? कृत्रिम अर्जित प्रतिरक्षा की। कृत्रिम अर्जित प्रतिरक्षा की। जैसे मान लो हमारे कोई रोग हो गया, जैसे मान लो हमें रोग हो गया, और कौन सा रोग हो गया? हमें रोग हो गया टिटनेस। कौन सा रोग हो गया? टिटनेस रोग हो गया। टिटनेस रोग हो गया। तो टिटनेस रोग होने के बाद व्यक्ति के एक इंजेक्शन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? इंजेक्शन लगाया जाता है, टिक्का लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? टिक्का या फिर इंजेक्शन लगाया जाता है। एंटीबॉडी दी जाती है। क्या दी जाती हैं? एंटीबॉडी दी जाती हैं। इंजेक्शन में एंटीबॉडी दी जाते हैं इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की टिटनेस हो गया। तो जिस व्यक्ति की टिटनेस हुआ है, उसकी टिटनेस होने के बाद उसको इंजेक्शन के द्वारा क्या दे दी? एंटीबॉडी दे दी। और ये एंटीबॉडी उसके जीवन भर क्या करती हैं? काम करती हैं। कहने का मतलब उस व्यक्ति के कभी भी दोबारा क्या नहीं होता? टिटनेस नहीं होता। अब देखो, ध्यान से देखो, ये अर्जित प्रतिरक्षा तो है। क्यों? क्योंकि हमने एंटीबॉडी इंजेक्शन से बाहर से ले हैं, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति ने हमें नहीं दिया है, ये हमने कृत्रिम रूप से अंदर घुसाई हैं। तो इसको बोलते हैं कृत्रिम अर्जित प्रतिरक्षा। तो ये पार्ट था हमारा प्रतिरक्षा के प्रकार का। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। और एक बात आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अभी मैंने आपको बताया था किसके बारे में? सहज प्रतिरक्षा के बारे में बताया था। सहज प्रतिरक्षा के बारे में बताया था। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सहज प्रतिरक्षा का उदाहरण क्या है? हमारे शरीर में ऐसी कौन सी घटना है जो हमें सहज प्रतिरक्षा मान सकते हैं? तो दोस्तों, बुखार होना एक प्रकार की सहज प्रतिरक्षा है। हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीमार हो गए। इसका मतलब ये है कि हम स्वस्थ होने वाले हैं, क्योंकि हमारे शरीर का जो तापमान बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं बुखार होना। और बुखार होने के बाद रोगाणु नष्ट होते हैं। क्या होते हैं? रोगाणु नष्ट होते हैं। ध्यान रखना। तो बुखार होना एक प्रकार की क्या होती है? सहज प्रतिरक्षा होती है। क्या होती है? एक प्रकार की सहज प्रतिरक्षा होती है। तो इतना पार्ट आपको ध्यान रखना था। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बात समझ में आई है तो आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को शेयर जरूर करना, कमेंट करना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि कई दिनों के बाद मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अगर आपको कंटिन्यू क्लास रखनी है तो आपको अच्छे से कमेंट करने पड़ेंगे। आपको क्लास को लाइक करना पड़ेगा। लाइक तो आप करते ही हो, बिल्कुल करते हो। शेयर जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका भाई आपके लिए मेहनत करेगा। बीच में कुछ कारण हो जाता है, घर में एडजस्ट नहीं हो पाता दोस्तों, आपको पता है। तो मैं आपको क्लास नहीं दे पाया था, लेकिन अब से आपको मैं रेगुलर क्लास दूंगा। एक क्लास रोजाना मिलेगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, हम वापस फिर से क्या करेंगे? लाइव क्लास शुरू कर देंगे। तो अच्छे से पढ़ो, मजे से पढ़ो, दमदार तरीके से पढ़ो। मैं आपको हर कुछ करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बस आपको पढ़ना है। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लव यू सभी को। थैंक यू, बाय बाय।